आज हमें पढ़ना है हाइड्रोजन परऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। और समय यदि बच जाता है हमारे पास तो हम साथ में डिस्कस करेंगे वहां पर क्या इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, कैसे होते हैं वो बताऊंगा मैं। चलो देखो यहाँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कल हेडिंग डाली हुई थी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज वेल एज ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी वर्क करता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि H2O2 H पॉजिटिव से जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O में। ठीक, हमें मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वही तो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2। तो -1 से -2 हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया गया है, यानी क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, बेसिक मीडियम के अंदर ये क्या करता है, बेसिक मीडियम के अंदर जो H2O2 है ना, ये सीधे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो फिर वही बात आई कि H2O2 में इसका -1 है और OH नेगेटिव में कितना होता है, -2। ठीक है, तो ये है कहानी, है ना। इसे लिख लीजिए। तो हम रिएक्शन शुरू करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, कल हेडिंग डाली होगी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, है ना, ऐसा कुछ हेडिंग डाली है। क्या हेडिंग डाली थी कल, लास्ट बताओ। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2 जी, हेडिंग डाली हुई है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। लिखे H2O2 कैन एक्ट एज H2O2 can act as oxidizing agent in both acidic as well as alkaline medium, acidic as well as alkaline medium। जी, ये नोट कर लीजिए जरा फटाक से। जी बोलिए। सर, जो आयोनिक रिएक्शंस नहीं होती उसमें भी सर वो कर सकता है क्या? आयोनिक नहीं होती, मैं समझा नहीं सर। मतलब जो आयोनिक रिएक्शंस नहीं होती है उसमें भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वो हो सकता है। ये तो कोई बात नहीं, आयोनिक नहीं होती मतलब जो एसिडिक या बेसिक नहीं होती, ऐसा? यस सर। नहीं, एसिडिक बेसिक तो होना ही चाहिए। हाँ, कोई कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो H2S को ही ऑक्सीडाइज करना है ना। ठीक, पर बोलना तो पड़ेगा कि H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है इन एसिडिक मीडियम। यस सर। ठीक है ना, ऐसा। चलिए भाई, रिएक्शन नोट करिए दोनों बोर्ड पे से, थोड़ा स्पीड पकड़ लो तो आज हो जाएगा। 12th क्लास में कल से ऑर्गेनिक चालू हो रही है। सर डन। डाली हेडिंग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। लिखें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइज, इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइज KMnO4 गड़बड़ बोल दिया मैंने कुछ, है ना, सॉरी। KMnO4 काटो। इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। ठीक है, दो लाइन छोड़ते चलना है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज पोटेशियम फेरोसाइनाइड टू पोटेशियम फेरोसाइनाइड। दो लाइन, दो लाइन छोड़ते चलो। ऑक्सीडाइज पोटेशियम फेरोसाइनाइड
टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड। नेक्स्ट ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिखें, ऑक्सीडाइज एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडाइज एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट टू क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट टू chromium pentaoxide, also called blue perchromate, also called blue perchromate। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फर, ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फर। नेक्स्ट ऑक्सीडाइज, छोड़ रहे हो दो लाइन। यस सर। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरस एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सर सल्फ्यूरस एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सीडाइज मरकरी टू मर्क्यूरस ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज मरकरी टू मर्क्यूरस ऑक्साइड। नेक्स्ट एंड लास्ट, बहुत जम से इंपॉर्टेंट लगा के, ऑक्सीडाइज ब्लैक लेड सल्फाइड, ब्लैक लेड सल्फाइड टू व्हाइट लेड सल्फेट, टू व्हाइट लेड सल्फेट। इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, दिस रिएक्शन यूज्ड to restore, this reaction used to restore color of oil paintings, color of oil paintings।
चलो अब ये सब क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए अभी शुरू हुआ, एसिडिक मीडियम के अंदर इसकी इतनी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है या रिएक्शन है, फिर बेसिक मीडियम आ जाएगा, इसके बाद जो है रिड्यूसिंग एक्शन आ जाएगा एसिडिक मीडियम में, फिर रिड्यूसिंग एक्शन आ जाएगा बेसिक मीडियम में, है ना। तो डरना नहीं है, क्योंकि इसी स्पीड से चले तो आज वो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवा दूंगा और इसको हम ऑफिशियली क्लोज कर देंगे H2O2 को, है ना। यहाँ देखिए फेरस सबको मालूम होना चाहिए, रेडॉक्स इसीलिए पहले पढ़ा दिया जाता है। फेरस में आयरन का कितना है +2, तो ये फेरस सॉल्ट को किसमें चेंज कर देता है, फेरिक सॉल्ट में। रिएक्शन यदि याद नहीं होती तो अभी सिर्फ लैंग्वेज याद करो, है फेरस को फेरिक में, फेरस को फेरिक में। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसका फार्मूला ये होता है K4FeCN6। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसको ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड में बदल देता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को किस में बदल रहा है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, और यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3। ओके, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, देखो रेडॉक्स की कितनी जरूरत पड़ रही है। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का है -1, यहाँ पे है 0। हो रहा है सारे ऑक्सीडेशन केस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन करते चला जा रहा है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, ये बहुत पूछता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये ब्लू परक्रोमेट में कन्वर्ट कर देता है। यस ठीक, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड या ब्लू परक्रोमेट हम इसे बोलते हैं। और यदि आपको ध्यान होगा कि रेडॉक्स में तो मैं नहीं बता पाया था, लेकिन अगले दिन एक दिन कभी मैं रिवाइज करवा रहा था, उस दिन मैंने आपको एक बटरफ्लाई बताई थी, याद है किसी को? यस सर। ये तो ऐसे किसी से कहेंगे कि इसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ CrO5 में, तो वो चीख के कहेगा +10, है ना। लेकिन जब स्ट्रक्चर बना करके आप करोगे तो आपको पता पड़ेगा ये -1, ये -1, ये -1, ये -1 और ये -2। तो क्रोमियम का यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा, +6 आएगा। ठीक, ब्लू परक्रोमेट नाम है इसका, और इसका स्ट्रक्चर कहलाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आइए नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए H2S, H2S प्लस H2O2 क्या बनेगा, सल्फर। ठीक है ना, यहां पर -2 है, यहां पे कितना है 0। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, मालूम नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, ये इसकी ऊपर वाली रिएक्शन जो है ना, इट इज नॉट कंसीडर एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे ऑक्सीडेशन जैसा कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर ये आती है। क्यों नहीं किया जाता है ऑक्सीडेशन जैसा कंसीडर, क्यों आती है यहाँ पर, उसका रीजन सोचिए। तो यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी वेरी +6 है। गुड, यहाँ भी क्रोमियम का +6 और वहां भी क्रोमियम का +6 है, तो किसी का ऑक्सीडेशन तो हुआ ही नहीं ना। कैसी मजेदार बात है ना। लेकिन फिर भी इसको एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। ओके, H2S -2 से कितना हो, लिखा क्यों नहीं है तो सर? वो एक्चुअली क्या हो रहा है इसके अंदर कि इसका फॉर्म चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, और जो एक पर्टिकुलर क्रोमियम जो है वो उसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो गए जिनसे वो अटैच है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 क्रोमियम मिलके 7 ऑक्सीजन से अटैच है, 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन से अटैच है, वहां एक अकेला क्रोमियम 5 ऑक्सीजन से अटैच है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी तो ऑक्सीडेशन होता है ना, इसलिए ऐसा है। चलिए, सल्फ्यूरस एसिड है, तो सल्फ्यूरस एसिड को ये सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में बदल देता है। ये सब एसिडिक मीडियम में चल रही, ध्यान रखना, है ना। अब फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों से इतनी पूरी नहीं बन रही हैं, है ना, वो एटलीस्ट इन 2 को याद करो। और आपको फिर भी प्योर 11th यदि करना है कि नहीं हमें तो बस 11th से मतलब है, बाकी हमको ना नर्स बनना है, ना हमको जो है ठेकेदारी करनी है, और सॉरी मतलब ना हमको डॉक्टर बनना है, ना हमको इंजीनियरिंग करनी है, वो पूरी छोड़ देना, है ना, उनको करना ही नहीं है, फिर छोड़ दो। तो पीबीएस को ये क्या करता है कि पीबीएस को ये PbSO4 में बदल देता
पीवीएस Yes, को किस में black. बदलता है? पीवीएसओ 4 में बदल देता है। अब इसमें क्या है स्पेशल, सुनिए। ऑयल पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स देखी होगी आपने, कोई भी मूवी वूवी के अंदर, कोई पुराने किले में गया, कहीं हवेली में गए, है ना? Yes. ऐसी बड़ी सी फ्रेम है, वहां पे कोई टंगा हुआ है, उनने कहा हमारे ये हैं, ये हमारे ये हैं, है ना? वो ज्यादातर ऑयल पेंटिंग्स होती है। ऑयल पेंटिंग्स में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑयल पेंटिंग्स में ब्लैक बैकग्राउंड लिया जाता है। Yes, sir. ठीक, ऑयल पेंटिंग्स के अंदर ब्लैक बैकग्राउंड है, और इस ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट लेड कार्बोनेट से क्या करी जाती है? पेंटिंग बना दी जाती है। जैसे ये दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग बना दी मैंने, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये क्या है, एक अच्छा दिख रहा होगा आपको, बहुत ही सुंदर सी क्या बन गई, यहाँ पर पेंटिंग बन गई है। ये है व्हाइट लेड कार्बोनेट। अब सुनो ध्यान से, अब ये पेंटिंग टंगी हुई है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर में टंगे टंगे क्या हुआ, ये एटमॉस्फेरिक H2S के कांटेक्ट में आई, जैसे सिल्वर के साथ होता है। सिल्वर हम मार्केट से खरीद करके लेके आए तो बहुत चमक रहा है, लेकिन धीरे धीरे घर में रखे रखे वो काला पड़ जाता है ना? काला पड़ गया सिल्वर, क्या करोगे? आज के आज जितना भी घर में चांदी हो सब निकाल लो, संडे का दिन है, छुट्टी है। मेडिकल स्टोर पे जाओ, और मेडिकल स्टोर पे जाकर के एक हाइड्रोजन परऑक्साइड की बोतल खरीद लो, ठीक है ना? एक ब्रश ले लो, टूथब्रश, हाइड्रोजन परऑक्साइड थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर डालो, घिस दो, देखो कैसा जगमग जगमग हो जाएगी घर की पूरी चांदी, है ना? मोहल्ले वालों की भी कर देना, 10-10 रुपए ले लेना, ठीक? अब सुनो जरा ध्यान से। तो ऐसा ही इसके साथ होता है कि ये व्हाइट लेड कार्बोनेट है, ये एटमॉस्फेरिक H2S के कांटेक्ट में आता है, और एटमॉस्फेरिक H2S के कांटेक्ट में आकर के ये क्या कर लेता है? पीबीएस बना लेता है। क्या बना लेता है? पीबीएस, ठीक? और पीबीएस जो होता है, इसका कलर कैसा होता है? काला। पीबीएस का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। अब इससे गड़बड़ क्या होती है भाई? बैकग्राउंड भी काला, उसके ऊपर जो पेंटिंग बनाई हुई थी वो पेंटिंग भी धीरे धीरे कैसे होने लगी है? काली होने लगी है। तो पता ही नहीं पड़ेगा ना कि पेंटिंग बनी किस चीज की, वो भी धीरे धीरे काली हो गई हुई। तो जब पेंटिंग खराब होने लगती है तो उस पेंटिंग को क्या करते हैं? H2O2 से धो डालते हैं, समझे? और पेंटिंग को जब H2O2 से धो डालते हैं तो वो जो ब्लैक पीबीएस बन गया था वो व्हाइट PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, पेंटिंग वापस से साफ हो जाती है। आइए नहीं आई बात? इसमें तो डिटेल्स भी उसकी खराब हो जाती होंगी। क्या खराब हो जाती होगी? सर अगर पेंटिंग्स में कुछ डिटेल्स होंगी तो सर वो तो कोरोड हो गया होगा ना वहाँ पे? नहीं, वो हो तो गया ना, व्हाइट हो गया ना, फिर से तो साफ हो गया वो, ठीक? तो वापस से पेंटिंग पुरानी जैसी हो जाती, जैसी ओरिजिनल बनी हुई थी बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती है। ये बात अलग है कि पहले व्हाइट PbCO3 था और अब व्हाइट PbSO4 है, तो हमें उस केमिकल से थोड़ी ना मतलब है, हमें तो उसके कलर से मतलब है, समझे? तो ये आप बाकी लोग नोट करते जाओ, आप बोलो बोलो बोलो। सर ये तो कम रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर से। कौन? सर लेड सल्फेट। लेड सल्फेट एटमॉस्फेयर से रिएक्ट? लेड सल्फेट ने तो कर लिया रिएक्ट, करने के बाद ही तो ब्लैक हो गया वो, ठीक है ना? अब ब्लैक सर लेड सल्फेट जो सब बना लास्ट में व्हाइट वाला, वो कब फिर रिएक्ट करता है? PbSO4 बन गया ना, तो PbSO4 बन गया तो अब वो नहीं करने वाला रिएक्ट, है ना? PbSO4 फिर H2S से रिएक्ट करके PbS में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है? वो बन गया PbSO4, ऐसा होता है, ठीक है? चलो है, जहां जहां लाइन छोड़ी हुई है 2-2 लाइन रिएक्शंस नोट करो जरा फटाफट। जो एब्सेंट है उनको डराना, फोटो खींच खींच करके भेजना, उनको डराना, देखो रिएक्शन कैसी होती है। Yes, sir.
हो जाए तो बता देना। सर ये जो पेन की इंक रहती सर, इसमें कौन सी थी सर? किसमें? एसिड कौन? मतलब काय में? सर ये पेन की लेड में सर वो कौन सा था सर? रिफिल में? वो अलग चीज है भाई। यस। वो इंक इसका कोई लेना देना नहीं। वो तो क्या मालूम क्या आइटम होता है। सब कंपनियों के अलग अलग कुछ केमिकल्स होते हैं। यस। चलो भाई, छप गई? यस सर, लिख दिया। बाकी बच्चों ने? सर ये H2SO3 वाली कहाँ है? लिखा ना, सल्फ्यूरस एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है। नहीं लिखी क्या? H2S के बाद ही लिखी होगी। यस सर। देखना एक दो छूट जाए, नहीं तो बाद में मिल ही नहीं रही है, ऊपर नीचे कर दो। है चलिए, डाली हेडिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एल्कलाइन मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एल्कलाइन मीडियम। सर इससे पहले वाली हेडिंग में आपने ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बोला था। अरे एक ही बात है, जैसा लिखना, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन लिखना हो, नेचर लिखना हो, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एल्कलाइन मीडियम, अभी एसिडिक मीडियम में थी ये सब है। लिखिए इसमें फर्स्ट, ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू सल्फेट। दो लाइन छोड़ते जाना इनमें भी है। ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू सल्फेट। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट। नाइट्राइट टू नाइट्रेट। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज आर्सेनाइट टू आर्सेनेट। ऑक्सीडाइज आर्सेनाइट टू आर्सेनेट। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज मैंगनीज सॉल्ट टू MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज सॉल्ट टू MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज क्रोमियम सॉल्ट टू क्रोमेट। क्रोमियम सॉल्ट टू क्रोमेट। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट। फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट। ठीक है जी। तो इसमें यदि आप करना चाहते हैं तो बस ये दो रिएक्शन को बहुत अच्छे से घोंट लेना, क्योंकि बाकी अभी आपके लिए बहुत बड़ी रिएक्शन होगी, लेकिन ये एकदम नॉर्मल होती। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो,
कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो वो हमेशा सल्फाइड को सल्फेट में ही ऑक्सीडाइज करता है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करता है। आपको यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो रही होगी। आर्सेनाइट को आर्सेनेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर मैग्नीज है, मैग्नीज सॉल्ट, यहां पर Mn का +2 है, इसको क्या करता है, MnO2 में कन्वर्ट करता है। क्या में कन्वर्ट कर देता है, MnO2 में कन्वर्ट कर देता है। मैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं अभी, है। क्रोमियम है तो क्रोमियम सॉल्ट है, क्रोमियम सॉल्ट को क्रोमेट में बदल देता है, ऐसा, ठीक, क्रोमेट में बदल देता है। क्रोमियम सॉल्ट को किस में बदल दिया उसने, क्रोमेट में बदल दिया, ठीक है ना। प्लस और फेरस को देखो, वहां पर भी फेरस को फेरिक में बदल रहा था एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन में भी फेरस को फेरिक में बदल रहा है, तो फेरस सॉल्ट को किस में बदल देता है, सॉरी, फेरिक सॉल्ट में बदल देता है, इस प्रकार से। तो ये होती है रिएक्शन। और यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है अच्छे से, तो ये देखिए सभी में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्राइट का नाइट्रेट में, है ना, और ये आर्सेनाइट का आर्सेनेट में हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये है रिएक्शन, है ना। पूरी याद नहीं हो पाएंगी तो एटलीस्ट इन दो को याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नोट कर लीजिए फटाफट। Yes, sir, done. चलिए, डाली हेडिंग रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, सुनिए। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये अभी तक सारी की सारी रिएक्शन में खुद रिसीव कर रहा था, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा था, खुद रिड्यूस हो रहा था, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा था, इसलिए हमने इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करी थी, है ना। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करने जा रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने जा रहा है। तो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ये ऐसा करता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे नहीं हो रहे, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक। बेसिक मीडियम में क्या करता है, बेसिक मीडियम में ये OH से कंबाइंड होता है, H2O बनाता है, ठीक, बैलेंस है रिएक्शन, है ना। तो H2O बनाता है और साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये -1 से 0 हुआ है और यहां भी -1 से 0 हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके, ठीक। तो नोट कीजिए जरा ये रिएक्शन, रुको पहले लैंग्वेज लिख लो। H2O2 can act as reducing agent also
can act as reducing agent also when it reacts with a strong oxidizing agent. सर ये वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए। H2O2 can act as reducing agent also when it reacts with strong oxidizing agent. ठीक है जी, ये नोट करिए जरा दोनों रिएक्शंस क्विक। आज का वीडियो अपलोड नहीं करेंगे भाई, जो संडे मना रहे हैं उनको संडे मना लेने दो अच्छे से, है ना। सजा लेना जरूरी। चलिए, डाइल्यूडिंग रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए सर। इन एसिडिक मीडियम जी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रिड्यूस पिंक कलर्ड। रिड्यूस पिंक कलर पॉइंट है क्या? जी जी जी, एसिडिक मीडियम में फर्स्ट लिखिए, रिड्यूस पिंक कलर्ड KMnO4 solution, reduce pink colored KMnO4 solution to colorless। दो लाइन छोड़ते चलना, to colorless। नेक्स्ट, reduce acidic potassium dichromate। acidic potassium dichromate ब्रैकेट में लिखिए ऑरेंज कलर्ड टू ग्रीन chromium salt। to green chromium salt। next, reduce MnO2 to manganese salt। next, also reduce ozone to dioxygen। also reduce ozone to dioxygen। last, reduce halogen to hydrogen halide। reduce halogen to hydrogen halide। that's why it act as, सर उसी के कंटिन्यू में जी जी, that's why it act as anti-chlor also। that's
That's why it act as anti-chlor also. सर हाँ सर प्लीज रिपीट. reduce hydrogen halide to halogen. Reduce. सर नहीं एक्ट एज के बाद. That's why act as anti-chlor also. ठीक है. यस सर. बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से. KMnO4 है प्लस H2SO4 प्लस H2O2 है ना. KMnO4 का जो कलर होता है वो पिंक होता है, पिंक वायलेट होता है. वैसे वायलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे ऐसे हिलाओगे तो वो पिंक पिंक टाइप के दिखते हैं, है ना. बड़ा मजा आता है देखना कभी. तो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2. तो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहां है +2. हो गया रिडक्शन, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है. पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज है, ये कलरलेस है, ध्यान रखना. पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज है, ऑरेंज है ना. और इसको ये क्या करता है, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2 में बदल देता है. Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम का +3 हो गया और ये क्या है, ये है ना. सुना होगा हम पे ये किसने क्रोमियम सल्फेट डाला. ठीक, तो वो इसके बारे में बात करा है कवि ने उस गाने में. MnO2 को किस में बदल देता है. ठीक, तो MnO2 को बदल देता है MnSO4 में. ठीक है, तो MnO2 में मैंगनीज का कितना है, MnO2 में मैंगनीज का +4 है, MnSO4 में कितना है +2. हो गया रिडक्शन. ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता. अब ये मत बोलना कि ओजोन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और O2 में भी 0 है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो रिडक्शन माना जाता है ना, तो ऑक्सीजन उसमें से हटा दिए. नेक्स्ट ये काम की है और ये दोनों 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी हैं. ये हाइड्रोजन हैलाइड में बदल देता है हेलोजन को. अब इससे क्या फायदा होता है सुनिए. आज 12th क्लास में भी यही पढ़ा रहा था मैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बनता है जल्दी बताइए. वेरी गुड, कपड़े बनते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. अब वहां पे यदि कपड़ों के कलर उड़ाने हो, ब्लीचिंग करनी हो, तो ब्लीचिंग कैसे की जाती है, क्लोरीन से. क्लोरीन में डाल देते हैं, उनके सारे कलर उड़ा देते हैं. लेकिन नया कलर यदि चढ़ाना हो तो नया कलर चढ़ाने से पहले पुरानी क्लोरीन को हटाना पड़ता है, नहीं तो वो नए कलर को भी उड़ा देती है. तो पुरानी क्लोरीन को हटाने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें एंटी क्लोर कहा जाता है. ठीक है, तो बेस्ट एंटी क्लोर वैसे हाइपो नाम का एक कंपाउंड होता है Na2H2O3, लेकिन ये भी H2O2 भी क्लोरीन को हटा रहा है, मींस इट इज आल्सो एक्ट एज एंटी क्लोर. अगली बात समझो जी, बोलिए, नोट करिए. सर यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, तो फिर सर ये तो हार्म करेगा क्लोथ को. अरे नहीं भाई, पानी डालेंगे ना, डाइल्यूट हो जाएगा वो तो. खूब पानी डाल डाल के धोते ना. यस सर. हार्म तो तब करेगा जब कंसंट्रेट हो. चलो नोट करो जल्दी से. कमाल की स्पीड है, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया यानी. हाँ, चलो हो ही गया है तो फिर क्या कर सकते हैं. इस रिएक्शन में O2 लिखना भूल गए अपन, यहाँ O2 भी लिखो प्लस O2. चलिए बढ़े. डायली हेडिंग रिड्यूसिंग नेचर इन एल्कलाइन मीडियम.
reducing nature nature in alkaline medium. लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन alkaline medium, in alkaline medium reduce potassium permanganate, reduce potassium permanganate to MnO2, reduce potassium permanganate to MnO2. छोड़िए 2 लाइन। नेक्स्ट, reduce ferric salt to ferrous salt. Ferric salt to ferrous salt. Next, reduce, 2 लाइन छोड़ रहा हूं ना, reduce potassium ferricyanide, to potassium ferrocyanide, to potassium ferrocyanide. ठीक है। नेक्स्ट, reduce metal oxide, चलो नोट कर लो, कोई ऐसी काम की नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इस पे लोड नहीं दे रहा हूं। ठीक, आप बस नोट कर लो। सर अपन ने सिल्वर वाली का वो नहीं लिखा सर, मेटल ऑक्साइड लिखा ना अपन ने, पढ़ो ध्यान से। यस सर। सर ये दोनों उसी की हैं? जी, दोनों मेटल ऑक्साइड है। यस। हरी बोल। जी, हो जाए तो बताएं। सर रिटर्न। चलिए डाली हेडिंग, ब्लीचिंग एक्शन। सही, नेक्स्ट हेडिंग है जी, स्पेशल पॉइंट कर लीजिए, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग मतलब पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, रंग उड़ाना, कलर को उड़ा देना। ठीक, तो बस इतना पूछा जाता है कि इसका ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण है, तो याद रखना सबके, चाहे वो ओजोन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो H2O2 हो, सबके ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन के कारण होते हैं। सिर्फ एक SO2 आता है 12th क्लास में, उसका ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन के कारण होता है। ठीक,
तो H2O2 क्या होता है, टूटता है और टूट के देता है नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये कलर्ड मटेरियल से मिलती है और उसको क्या कर देती है, कलरलेस। ठीक है, तो आइवरी है, हाथी दांत है ना, हाथी ब्रश तो करता नहीं है, ठीक, अब उसके दांत चमकाने हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ कर दो। ठीक, ऊन का कलर उड़ाना है, ऊन समझते हो ना, वूल। ठीक, बाल भेड़ के होते तो ऊन कहलाते हैं, मेरे बाल बाल कहलाते हैं। ठीक, उनका कलर उड़ाना हो, सब्जियों का कलर उड़ाना हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया करते हैं। ठीक है, लिखे, इट इज यूज्ड एज माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, it is used as mild bleaching agent and its bleaching action is due to, sir, it is used as mild bleaching agent. yeah, and its bleaching action is due to oxidation. नोट कीजिए, खत्म कीजिए। सर ये रिएक्शन लिखे जी, ये नोट कीजिए, मतलब इसको नोट कीजिए। चलो पुत्र, हेडिंग आलो, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। चार लाइन छोड़िए, होमवर्क है आपका। फिर हेडिंग डालिए, यस, यूजेस ऑफ H2O2, यूजेस ऑफ, चार लाइन। फिर हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ H2O2। जी, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 में कितनी लाइन छोड़ना है? चार लाइन भाई, चार लाइन, इतनी देर में तो मैं ही बता देता। और यूजेस ऑफ की वीडियो सब पॉज हो गई थी इसलिए। कोई बात। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 चार लाइन छोड़िए, फिर यूजेस ऑफ H2O2 5-6 लाइन छोड़ दीजिए, है ना। कभी चोट लग जाती है, आप देखते होंगे वो एक मोटी मोटी सी स्किन बन जाती घाव के ऊपर। अब ड्रेसिंग कराने हम गए हॉस्पिटल में, है ना, तो वहां जो कंपाउंडर अंकल रहते हैं या सस्ते वाले डॉक्टर हैं तो वो खुद ही कर देते हैं। एक बॉटल उठाते हैं, उस घाव के ऊपर कुछ डालते हैं, कॉटन लेते हैं और ऐसे कॉटन से ऐसे घिस घिस के उसको साफ कर देते हैं और फिर दवाई लगाते हैं। होता है ऐसा, है ना। तो वो क्या डाला है आपके घाव के ऊपर, उन्होंने क्या डाला, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला। ठीक, कान में कभी कभी वो उसको परहाइड्रोल नाम से बिकता है मार्केट में, परहाइड्रोल। ठीक है, मान लीजिए ईयरवैक्स ज्यादा हो गया है, कान के अंदर साफ सफाई करी नहीं है, बहुत ईयरवैक्स जमा हो गया है, तो कान साफ करना है तो उसके लिए भी H2O2 डालते हैं। हर कोई सा मत डाल देना, नहीं तो इधर से डाले इधर से निकल गया, पता चला बाहर, है ना। ठीक है ना। नहीं, स्प्रिट अलग चीज होती है भाई, स्प्रिट अलग चीज होती है ना। स्प्रिट जनरली जो है वो एथेनॉल के लिए टर्म यूज होता है, C2H5OH। ठीक है, तो वो C2H5OH होता है, वो अलग आइटम है, ये अलग आइटम है। या फिर ईथर होता है, स्प्रिट ईथर। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहा हूं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। डालिए साइड हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ, 5-6 लाइन छोड़ देना यूजर्स के लिए, और हेडिंग डालिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से।
हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसी पे न्यूमेरिकल आएंगे, इसी का मैं कल बोल रहा था बैच में, अभी अभी मैंने 10-12 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, अब आपको भी करवाऊंगा आज है। तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है? परसेंटेज स्ट्रेंथ एक्चुअली कुछ नहीं है, परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है परसेंट W/V। और यदि आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी हुई है मुझसे, है ना, तो आप इसका मतलब समझते हैं अच्छे से। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने सिखाया है आपको, ठीक। जैसे आपको दिया है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है H2O2 20% W/V, आपको दिया H2O2 20% W/V, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 20 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बोलो yes. हाँ, ठीक। W/V का यही मीनिंग है, पेज पलटा के देख लो यदि नोट्स बनाते हो तो, ठीक। तो 20 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। कुछ और दे देता, आपको दे देता 30% W/V, तो 30% W/V मीन्स 30 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसका जो ज्यादा यूज होने वाला होता है वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। पहला होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ और दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये ज्यादा यूज होने वाला इसका कंसंट्रेशन टर्म है H2O2 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है पहले उसको समझिए। H2O2 एक अनस्टेबल लिक्विड है, और अनस्टेबल लिक्विड है, जब हम इसे एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। सुना सबने मैंने क्या कहा? मैंने कहा H2O2 एक अनस्टेबल लिक्विड है, और जब आप इसे एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर के क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। क्लियर है बात? ठीक। तो ध्यान से सुनना, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे आपको बोला H2O2 20 वॉल्यूम, आपने मार्केट से बॉटल खरीदी, किसी मेडिकल स्टोर पे आप गए और आपने उनसे बोला अंकल पेरोक्साइड देना, अंकल ने आपको एक बॉटल दे दी, उस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है H2O2 20 वॉल्यूम, ठीक है ना। ऐसी बॉटल आती है ये, तो ऐसी बॉटल मिलेगी और उसके ऊपर लिखा हुआ है H2O2 20 वॉल्यूम। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है, ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग है कि उस H2O2 के 1 मिलीलीटर के डिकम्पोजिशन से, उस H2O2 के 1 मिलीलीटर के डिकम्पोजिशन से 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन मिलेगी। फिर से बोलूं, यदि बॉटल पे लिखा है 20 वॉल्यूम H2O2, तो इसका मीनिंग है कि उस H2O2 के 1 मिलीलीटर, ऐसा ड्रॉपर लेना और उस ड्रॉपर में से आप क्या निकाल लेना? 1 मिलीलीटर H2O2 निकाल लेना, ठीक। उसको एक प्लेट में डाल करके छोड़ देना, ठीक। अब वो डिकम्पोज होना चालू होगा, तो उस 1 मिलीलीटर के डिकम्पोजिशन से कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन मिलेगी? 20 मिलीलीटर। कुछ गुस्सा दिमाग में? मान लीजिए बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है H2O2 30 वॉल्यूम, क्या लिखा है बॉटल पे? H2O2 30 वॉल्यूम। तो H2O2 30 वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? उस H2O2 के 1 मिलीलीटर के डिकम्पोजिशन से, उस H2O2 के 1 मिलीलीटर के डिकम्पोजिशन से 30 मिलीलीटर ऑक्सीजन मिलेगी। समझे बात को? नहीं समझ पाए? ये होता है भैया, इस वॉल्यूम का मीनिंग ये होता है, ठीक। अब सुनो, इसके ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल्स, और जबरदस्त इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। जिनको सिर्फ 11th करनी है उनकी हो गई 11th खत्म, उनको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई, है ना। मैं प्योरली कॉम्पिटेटिव की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में ऐसा अलग नहीं होता कि आपकी IIT की अलग क्लास लग रही है और 11th की अलग लग रही है ना, सब एक ही होता, अलग अलग थोड़ी ना पढ़ाई होती कभी भी। तो क्या होना है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा,
कि ये प्योरली कॉम्पिटेटिव का पार्ट है और इसके ऊपर पूछे जाते हैं जबरदस्त न्यूमेरिकल्स। अब कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बुक में नहीं पढ़ना, बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना। बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो एक एक डेढ़ पेज के सॉल्यूशन है। मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट अप्लाई करना, विद इन 5 सेकेंड आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, चलिए ट्रिक देखिए। ट्रिक फर्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। खत्म, खत्म हो गया। आपको नॉर्मेलिटी दी जाएगी और आपसे कहेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ, उठा के सीधे 5.6 से मल्टीप्लाई कर देना। कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, आपको पेड़ गिनने से मतलब नहीं है, आप आम खाओ, है ना। ठीक, तो सीधे 5.6 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। मान लो नॉर्मेलिटी नहीं दी हुई है, नॉर्मेलिटी की जगह परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हुई है और परसेंटेज स्ट्रेंथ को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज स्ट्रेंथ को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10 अपॉन 17। ये 17 क्या है, ये 17 है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2, है ना। इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाया मैंने आप नॉर्मेलिटी के पहले, चेक करो कॉपी में। ठीक, तो ये 17 क्या है, 17 है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2। अब मान लो परसेंटेज स्ट्रेंथ भी नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ स्ट्रेंथ दी है ग्राम पर लीटर में। परसेंटेज की जगह हमें सिर्फ स्ट्रेंथ दे दी है ग्राम पर लीटर में। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन 17। खत्म हो गया, खेल खत्म। ठीक, ये ट्रिक्स हम सीधे सीधे लगाते हैं और इन ट्रिक को लगा के अब भी आप 5 मिनट बाद महसूस करोगे यार मजा आ गया, सटासट आंसर निकलने लगे। ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश करी और नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी दे दिया, तो क्या करोगे। ठीक, तो सबको है ना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी होता है या मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी होता। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम, ये ट्रिक नंबर 2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। क्या कर दोगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। समझ गए। ठीक, मतलब वैलेंसी इसकी 2 है ना, मॉलिक्यूलर मास है 34। ठीक, तो 34 डिवाइडेड बाय 2 17 होता है, तो इक्विवेलेंट मास 17 है। तो 5.6 में 2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 5.6 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 11.2 आता है कि नहीं आता है, आगे है ना। अब ये वाली ट्रिक्स अप्लाई करना है। ठीक, तो ये वाली ट्रिक कैसे बनेगी, इसके अंदर वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितना, 11.2 इंटू क्या, परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10 अपॉन, जल्दी बोलो, 34। यस सर, डबल हो जाए। ठीक, अपॉन 34। तो करने की जरूरत ही क्या है यार, हैं काय को जबरदस्ती उलझ रहे हो उस चक्कर में। ये लिखा तो है 11.2 अपॉन 34 लिखो या 5.6 अपॉन 17 लिखो, बात तो एक ही होती है ना। यस सर। हाँ या ना, होती है। ठीक, ये वाली ट्रिक बनानी है। क्या करोगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू वही का वही 11.2 इंटू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और अपॉन कितना हो जाएगा 34, है ना। तो आपके काम की असली जो बातें हैं वो ये दो हैं। यस, क्लियर है बात, ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग डाली हुई है आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। लिखिए, एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। फर्स्ट हेडिंग, परसेंटेज स्ट्रेंथ
लिखिए इट इज एक्चुअली, परसेंट W बाई V, इट इज एक्चुअली परसेंट W बाई V। तो एग्जाम्पल लिखो, H2O2 20% W बाई V, H2O2 20% W बाई V means 20 gram of H2O2 presenting means 20 gram of H2O2 presenting 100 milliliter solution, 20 gram of H2O2 presenting 100 milliliter solution। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो, H2O2 30% W बाई V, H2O2 30% W बाई V means 30 gram of H2O2 presenting, Done, sir. 30 gram of H2O2 presenting 100 milliliter solution, 100 milliliter solution। ओके, चलिए साइड हेडिंग डालिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, लिखिए, ये रिएक्शन लिखिए पहले, H2O2 gives H2O plus half O2, H2O2 gives H2O plus half O2। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए it express the amount of, no, हाँ ठीक है, it express the amount of O2 in milliliter, O2 in milliliter formed by decomposition of 1 milliliter H2O2, formed by decomposition of 1 milliliter H2O2 ठीक है, एग्जाम्पल लिखें, 20 वॉल्यूम H2O2 means 20 वॉल्यूम H2O2 means 1 milliliter H2O2 on decomposition, 1 milliliter H2O2 on decomposition gives 20 milliliter O2, gives 20 milliliter O2। और लिखाऊं एक आध एग्जाम्पल, आ जाएगी बात समझ में, है? Yes, sir. आ जाएगी।
जाएगी। 30 वॉल्यूम लिखा है, मतलब 1 मिलीलीटर H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव 30 मिलीलीटर O2। ठीक है, हेडिंग डाल दो ट्रिक्स फॉर न्यूमेरिकल्स, ये नोट कर लो दोनों ऐसे एक बॉक्स बना के, ट्रिक 1 ट्रिक 2, ट्रिक्स फॉर न्यूमेरिकल्स। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? अब इतनी सुंदर राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो क्या आएगा समझ में? है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। हरि बोल। सर रिटर्न हो गया, बाकी बच्चों का हो गया? यस सर। दूं क्या? तो चलिए लिखिए क्वेश्चन, है ना, बुक में इसका एक पेज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखें आप क्या करते हैं। लिखो, भयंकर टिपिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 नॉर्मल H2O2। कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 नॉर्मल H2O2। सर 8.96। अदर गाइस? यस सर 5.6 इंटू 1 पॉइंट। चलिए, भयंकर कठिन तो नहीं लगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 इंटू 1.6, खेल खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सर जी। सर आंसर बोल रही थी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। चलिए, 20 अपॉन 5 पॉइंट। नॉर्मेलिटी निकालना और वॉल्यूम दिया है तो सर 20। 1.605। यस सर। ठीक, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 20 अपॉन 5.6, है ना, तो 200 अपॉन 56, तो 200 अपॉन 56 तो 3 पॉइंट कुछ इस करेक्ट आंसर, है ना, 3.5 लगभग कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट लिखे, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ध्यान से जरा, है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। लगाइए। सर 60.7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे पिछड़ तो नहीं रहे। 20 वॉल्यूम H2O2 दिया है, ये देखो, ये लगेगा ग्राम पर लीटर, पूछा ना, पहली ट्रिक लिखी है यार आपके पास, ये यस सर। तो 20 वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 20 वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6, ठीक, ग्राम पर लीटर में हमसे पूछा गया है, अपॉन 70, मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 20 340 अपॉन 5.6।
ठीक Yes. है ना? तो ये आपका आंसर आ गया ग्राम पर लीटर में। बहुत टिपिकल लग रहा है क्या? नो सर। द करेक्ट आंसर इज 60.7। ओके, तो अब मुझे लगता है 2 4 5 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग कर ले जाओगे, है ना? अच्छा, एक और करके बता दो, चलो छोड़ो, लिख लो 2 4 5 क्वेश्चन लिख लो, आप लोग कर लोगे। लिखो, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, normality of solution if 1 liter H2O2, if 1 liter H2O2 लेबल्ड, मतलब उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, चिपका हुआ है, लेबल्ड 30 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम। आंसर लिख लीजिए, आपका आंसर आना चाहिए 5.35, 5.35। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट अमाउंट पर लीटर ऑफ 10 milliliter of solution of H2O2, 10 milliliter solution of H2O2 labeled 20 volume। सर एक बार रिपीट कर दीजिए वाला। कैलकुलेट अमाउंट पर लीटर, अमाउंट पर लीटर तुरंत समझ में आ गया, ग्राम पर लीटर की बात हो रही है ना। अमाउंट पर लीटर ऑफ 10 milliliter solution of H2O2, 10 milliliter solution of H2O2 labeled 20 volume, labeled 20 volume। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर बताऊं? इसका आंसर आएगा 60.7, इसका आंसर आएगा 60.7। यस सर। ठीक है, एक और लिखो, कैलकुलेट स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर फॉर 5 वॉल्यूम H2O2, 5 वॉल्यूम H2O2। ठीक है, 5 वॉल्यूम H2O2 है, यस। और उसकी स्ट्रेंथ निकालना है आपको ग्राम पर लीटर में। 5 into 17 upon 5.6। कमाल हो गया। चलिए, नेक्स्ट 2 और शानदार क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही प्यारे। व्हाट इज द मास ऑफ H2O2? What is the mass of H2O2 present in, what is the mass of H2O2 present in 1 liter of 2 molar solution, 1 liter of 2 molar solution ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी के अंदर है, लिखे, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एचटीपी, उसी में कंटिन्यू करना फुल स्टॉप करके। यस सर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एचटीपी liberated on sir at STP, standard temperature pressure, yes sir, liberated on complete decomposition
liberated on complete decomposition of 100 cc of this solution, 100 cc of this solution, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 100 cc of this solution, आपका आंसर आना चाहिए 2.24 लीटर। करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो निश्चित पूछना नेक्स्ट क्लास में। 2.24 लीटर। ओके, लास्ट एक और क्वेश्चन लिखे। 30 मिलीलीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 30 milliliter of H2O2 solution after acidification, required 30 milliliter N/10 KMnO4, required 30 milliliter N/10 KMnO4 for complete oxidation, calculate volume and percentage strength of H2O2. Calculate volume and percentage strength of H2O2. ठीक है सर? नॉर्मेलिटी से सर वो निकाल के सर डिवाइड कर देंगे। सोचना, वो आप लोग सोचना। आंसर आएगा आपका 0.56। आंसर आएगा 0.56। ओके, ठीक है। तो आंसर्स भी बता दिए, क्वेश्चंस भी बता दिए, ट्रिक भी बता दी, सारी रिड्यूसिंग एक्शन बता दी, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बता दी, सारी प्रिपरेशन बता दी, कुल मिलाकर के H2O2 पूरा बता दिया। ये समाप्त हुआ भाई आपका हाइड्रोजन यूनिट। 3 बिल्कुल साफ साफ पार्ट थे इसके, हाइड्रोजन, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जो एग्जाम देना हो दुनिया का जाके दे दीजिए पढ़ के, ठीक है ना। कॉपी में से आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक। ये समाप्त हुआ भैया हमारा हाइड्रोजन भी, है ना। तो अब कल से हम प्लानिंग कर रहे हैं